नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ज्ञान सर अकेडमी पे। मैं हूं निर्मल कुमार और आज आप देखेंगे, आज आप पढ़ेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत आज हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे एनसीईआरटी में दो टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाठ निहित प्रश्न है, और एक एक्सरसाइज का है। तो आइए हम पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट का इंटेक्स्ट क्वेश्चन एक एक करके हम लोग देखेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन, या पूर्णतः हिंदी मीडियम में हम लोग करेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका वीडियो इंग्लिश में भी हम बनाएंगे, लेकिन अभी बिहार बोर्ड को ध्यान में रखते हुए यह हिंदी मीडियम में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आप सभी जो भी नए व्यूअर हैं या नए चैनल को देख रहे हैं, कृपया आप पूरे वीडियो को देखें। देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। तो देखिए, इंटेक्स्ट क्वेश्चन में पाठ में प्रश्न में पहला जो प्रश्न है वह पूछा गया है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, यानी कि आपका जो सॉलिड होता है वह रिजिड होता है, क्यों, कारण बताना है। तो जैसे कि हम लोग सॉलिड स्टेट में, आप जो नए व्यूअर नहीं देखे हुए हैं, आप जा करके क्लास 12 का प्लेलिस्ट में देखेंगे केमिस्ट्री, उसमें पहला चैप्टर पढ़ाया गया है। उसमें आप देख सकते हैं ठोस के प्रॉपर्टीज को बताया गया है। उसके अंतर्गत बताया गया है कि ठोस के कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक होने के कारण वह अधिक सघनता से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और वह आसानी से अलग नहीं हो पाते हैं, संबंध विच्छेद उनका नहीं हो पाता है, जिसके कारण ठोस जो होते हैं और वह इतने सघनता जुड़े होते हैं कि उनके कण जो है आपस में अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं कर पाते, उनके बीच कंपन नहीं हो पाता है। तो वह अपने स्थान को निर्धारित करके बना करके रखते हैं, जिसके कारण ठोस कठोर होते हैं। अर्थात अब इसका हम सॉल्यूशन क्या देंगे, ठोस कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि ठोस के कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण ठोस के कण अपने स्थिति को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, अपने मूल स्थिति को बना करके रखते हैं, अतः ठोस कठोर होते हैं। यानी कि जो भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इसके गुण से, इसके प्रॉपर्टी से इसका आंसर हम दे सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है कि ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। अब पहले हम देखेंगे कि आयतन की बात की गई है, तो आयतन का मतलब क्या होता है। तो कोई भी ठोस पदार्थ जितना स्थान घेरता है, या जो भी उसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जितना उसका पूरा सरफेस के अकॉर्डिंग, सरफेस में क्षेत्रफल सहित उसका जो स्टेबल होता है, जितना जगह वह लेता है, जितना वो पदार्थ कण की मात्रा उसके अंदर सम्मिलित होती है, वह उसका आयतन कहलाता है। ऐसे भी हम जानते हैं आयतन जो होता है किसी पदार्थ का, वह द्रव्यमान और घनत्व पर निर्भर करता है ना। ऐसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आयतन निश्चित क्यों होता है, आयतन क्यों नहीं बदलता है। तो आयतन तभी बदलेगा जब उसके पार्टिकल्स उसके स्थान को छोड़ करके दूसरे जगह चले जाए, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए, वहां से उनके कणों का नुकसान हो जाए, तो वह आयतन परिवर्तित होगा। इसके आंसर को हम दो तरीके से क्लियर कर सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं? हम कह सकते हैं क्योंकि ठोस के कणों के बीच लगने वाले मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण ठोस के कणों के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और उन कणों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होने के कारण एक ही जगह पे जमा रहते हैं उसके कण, अतः उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और उसका आयतन निश्चित होता है ना। तो यह हम दोनों का आंसर दे सकते हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुने और इसके माध्यम से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं, उसको समझ करके आप यहाँ पर। लेकिन इस तरह के आंसर को लिखने के लिए इसके प्रॉपर्टीज को, गुण को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो यह आप दो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कुछ आपको कंपाउंड दिए गए हैं। अब इसमें आपको डिफाइन करना है, इसको अलग अलग करना है। कौन से में? तो क्रिस्टलीय ठोस में और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलीन सॉलिड में इसको अलग अलग करना है।
आप जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस का भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसके अनुसार हम क्रिस्टलीय ठोस की पहचान करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस है या नहीं है। जिसमें सबसे मुख्य जो होता है वह होता है उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, यानी कि ज्यामितीय अभिविन्यास। यानी कि जिस ठोस का ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होता है, उसके कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, वह क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। और इसका हम लोग 4 प्रकार पढ़े हुए हैं क्रिस्टलीय ठोस में, जिसमें आणविक ठोस होता है, आयनिक ठोस होता है, धात्विक ठोस होता है और सहसंयोजक ठोस होता है। इन सारे गुणों को देखने के पश्चात हम क्रिस्टलीय ठोस को अलग कर लेंगे, और जो ठोस क्रिस्टलीय नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। तो बहुत कॉमन बात है, आप इसको पहचान कर सकते हैं। उसके अनुसार देखेंगे कि यह क्या है, कौन कौन इसमें शामिल है ना। तो पहले हम लिखते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय है ना। इसमें देखिए क्रिस्टलीय ठोस में कौन कौन होगा, पॉलीयूरिथेन, यहाँ पे छूट गया है, पॉलीयूरिथेन होता है, पॉलीयूरिथेन है ना। यह पॉलीयूरिथेन एक प्रकार का पॉलीमर है, बहुलक है ना। नेप्थेलिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बेंजीन से क्रिएट होता है। तो यहाँ पे यह क्रिस्टलीय रूप में होता है, जैसे नेप्थेलिन हम बताएं जो आप देखे हुए हैं, जो गोली होता है फेनिल का, उसी को हम नेप्थेलिन कहते हैं। तो उसका भी एक डिफिनिट स्ट्रक्चर होता है, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना। तो आपका क्रिस्टलीय ठोस में हो जाएगा नेप्थेलिन, नेप्थेलिन है ना, यह हो गया। फिर आगे देखिए बेंजोइक अम्ल है ना। बेंजोइक अम्ल का मतलब क्या हो गया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब बेंजीन के साथ मिला देते हैं तब बनता है। तो उसका भी एक डिफिनिट स्ट्रक्चर होता है, ज्यामितीय विन्यास होता है। तो आपका क्रिस्टलीय ठोस में हो गया क्या, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। इसके बाद देखिए टेफ्लॉन नहीं होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए यह आयनिक ठोस में आ जाएगा है ना। तो आयनिक ठोस क्रिस्टलीय ठोस का एक प्रकार है, तो यह भी पोटेशियम नाइट्रेट भी इसमें हो जाएगा है ना, पोटेशियम नाइट्रेट है ना। इसके बाद देखिए यह सब आपका सब पॉलीमर है ना। इसके बाद रेशा कांच तांबा, यहाँ पर कांच का ही एक स्वरूप होता है। यहाँ पे सिर्फ तांबा होगा, रेशा कांच नहीं होगा। कांच रहता, धातु रहता तो यह हो जाता, रेशा कांच नहीं होगा। या क्रिस्टलीय में सिर्फ कांच देता शीशा, तब यह हो जाता क्रिस्टलीय तांबा। अब इसके बाद जो भी बचेगा यह सब क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। जैसे अब कौन कौन बच गया, पॉलीयूरिथेन, पॉलीयूरिथेन, उसके बाद टेफ्लॉन, उसके बाद सेलोफेन, उसके बाद पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और रेशा कांच। यह सब हो गया आपका अक्रिस्टलीय ठोस में। तो हम सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस के प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखेंगे, उसके हिसाब से हम पहचान कर लेंगे, और जो क्रिस्टलीय नहीं होगा, जो बच जाएगा, वह अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, कांच को अतिस्थितित द्रव माना जाता है क्यों। अब देखिए अतिस्थितित, यहाँ पे दिया सुपर कोल्ड लिक्विड, इसको हम कहते हैं। अतिस्थितित द्रव का मतलब क्या हुआ कि कांच को आप जानते हैं कि यह ठोस होता है, लेकिन इसका एक अन्य नाम दिया गया अतिस्थितित द्रव, यानी कि इसमें लिक्विड का भी गुण पाया जाता है। लेकिन अतिस्थितित यह जो गुण है बहुत ही माइनर और बहुत ही लंबे समय के बाद परीक्षित होने वाला है, इसीलिए इसको हम सीधा द्रव नहीं कहते, इसको कहते अतिस्थितित द्रव है ना। जैसे आपको इसके बारे में बताया गया है कि कांच है, कांच को हम लगा देते हैं बहुत अधिक समय तक। जब कांच खिड़की वगैरह में लगा रहता है, दरवाजे में लगा रहता है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है बहुत समय के बाद कि उसका नीचे वाला जो भाग है अपेक्षाकृत ऊपर वाले से मोटा हो जाता है। इसका कारण क्या होता है, तो ऊपर वाले जो कांच के पार्टिकल्स होते हैं धीरे धीरे आकर के नीचे जमा हो जाते हैं, और जमा होने के कारण वो उसका जो
नीचे का भाग है अपेक्षाकृत ऊपर वाले से मोटा हो जाता है, यानी कि यह द्रव का गुण पाया जाता है लेकिन वह बहुत समय के बाद होता है, बहुत लंबा समय वह लेता है ना। तो हम कह सकते हैं कि कांच को अतिसित द्रव माना जाता है। क्यों? तो लिखेंगे इसमें, क्योंकि कांच एक ठोस होता है लेकिन इसमें बहाव का जो गुण होता है बहाव का गुण बहुत ही कम होता है और इसका श्यानता बहुत ही अधिक होता है ना। यानी कि यह उसके पार्टिकल है बहुत लंबे समय के बाद बह करके और नीचे आकर के उसके तल पे जमा हो जाते हैं, इसीलिए कांच को अतिस्थिति द्रव कहा जाता है। हम लिखेंगे कांच होता ठोस है लेकिन इसमें इसके अंतर्गत इसके कणों में बहाव का गुण जो होता है यह बहुत ही कम अधिक समय पर प्रेक्षित होता है, यह पाया जाता है, इसलिए कांच को हम क्या कहते हैं? अतिस्थितित द्रव कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 का उत्तर। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो हम लिख देते हैं कि कांच में बहाव का गुण नगण्य होता है एवं विस्कोसिटी यानी कि श्यानता अधिक होती है। कांच के कणों के बीच बहाव का गुण लंबे समय के बाद प्रेक्षित होता है, जिसके कारण एक समय के बाद कांच का निचला सिरा अपेक्षाकृत मोटा हो जाता है। इस गुण के कारण कांच को अतिस्थितित द्रव कहा जाता है। इसमें देखिए एक श्यानता शब्द है। श्यानता एक पदार्थ का गुण होता है, द्रव पदार्थ का, जो आप नीचे क्लास में पढ़े हुए हैं। अर्थात द्रव पदार्थों के या द्रव के 2 या 2 से अधिक द्रवों के परत को एक दूसरे पर फिसलने का जो गुण होता है वही क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कांच एक अतिस्थितित द्रव है। इसके बाद देखिए एक ठोस कापड़, 5वां नंबर क्वेश्चन। एक ठोस कापड़ होता है सभी दिशा में समान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। पहले प्रकृति बताना है तो हम यहाँ पर जानते हैं, पढ़े हुए हैं, है ना, कि जिस ठोस का अपवर्तनांक सभी दिशा में समान प्रेक्षित होता है उस गुण को समदैशिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समदैशिक। तब यहाँ बताएंगे कि एक ठोस का अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित होता है, ठोस के इस गुण को समदैशिक कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? समदैशिक कहते हैं। और यह पाया जाता है अक्रिस्टलीय ठोस में। यह गुण पाया जाता है अक्रिस्टलीय ठोस में। अब कह रहा है कि क्या है? विदलन गुण प्रदर्शित करेगा। तो वहां पे लिखेंगे कि जब इस ठोस का जब 2 टुकड़ा किया जाता है तो यह अनियमित रूप से 2 भागों में टूट जाता है। यानी कि विदलन गुण कहने का मतलब यह हुआ कि जब उसको हम काटेंगे तो उसका जो संपर्क सतह होगा वह चिकना और सपाट होगा, जो कि अक्रिस्टलीय में नहीं होता। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता है क्योंकि इसको तोड़ने पर, काटने पर यह अनियमित रूप से 2 खंडों में विभक्त हो जाता है। तो इसका फाइनल आंसर देंगे क्या?
कि इसमें जो गुण होता है सभी दिशा में समान होने का, इसको समदैशिक कहते हैं। और यह गुण पाया जाता है अक्रिस्टलीय ठोस में। अक्रिस्टलीय ठोस को जब दो भागों में बांटते हैं तो अनियमित रूप से दो भागों में बढ़ जाता है, इसलिए इसे विदलन का गुण नहीं पाया जाता है। और इस व्यवस्था को हम लघु परासी व्यवस्था कहते हैं। अब देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। देखिए छठा नंबर में दिया है, बहुत सारा ठोस दे दिया है, पर इसको विभिन्न संवर्गों में विभक्त करना है, बांटना है। विभिन्न संवर्गों का मतलब है कि जैसे कि आप जानते हैं कि चौड़े ठोस का 4 प्रकार होता है, आणविक ठोस, अनिक ठोस, धात्विक ठोस और संयोजक ठोस। इन चारों भागों में बांटना है और उसको बताना है कि इसमें इसकी प्रकृति क्या है, इनके लगने वाला बंधन क्या है। अब एक एक करके इसको देखेंगे हम लोग। जैसे पहला हो गया पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट है ना। तो पोटेशियम सल्फेट में कौन सा ठोस होगा, तो पोटेशियम और सल्फेट दोनों आयन है, यह हो गया आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। अब यहाँ पे देखिए यह ध्रुवीय बंधन भी इसमें कह सकते हैं, क्योंकि 2 ध्रुव हो गया। और इसके अलावा इसमें हम कह सकते हैं ध्रुवीय के साथ साथ कि इसमें आपका कुलामी बल भी लग रहा है, क्योंकि आवेश है 2 तरह का। यहाँ पे आवेश के बीच, आवेशों के बीच हम कुलामी बल को लगा सकते हैं। तो बंधन जो होगा वह हो जाएगा यहाँ पर ध्रुवीय, हम कह सकते हैं, नहीं ध्रुवीय नहीं लिखिए, क्योंकि ध्रुवीय आणविक ठोस का होता है, ध्रुवीय। आणविक ठोस में आप लिख लीजिए कुलामी बल लगेगा, कुलामी बंधन, कुलामी बल, ठीक है। इसके बाद देखिए तीन यह हो गया धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। और जब धात्विक ठोस होगा तो यहाँ बंधन भी क्या होगा, धात्विक होगा, धात्विक बंधन है ना। इसके बाद बेंजीन है, बेंजीन। बेंजीन क्या है, यह आणविक है, आणविक ठोस, आणविक ठोस है ना। और इसके बीच जो बल लगेगा बता सकते हैं, लंदन बल लगेगा। इसके बाद यूरिया, यूरिया, यूरिया भी आणविक ठोस हो गया, आणविक ठोस। और यह जो हो गया इसके बीच ध्रुवीय आकर्षण बल लगेगा, ध्रुवीय बंधन लगेगा होगा, है ना। इसके बाद अमोनिया, अमोनिया आपका आणविक ठोस होगा। और इसके बीच जो लगने वाला जो बल होगा, आपको पता है अमोनिया NH3 सूत्र होता है, इस सब का सूत्र जानते हैं। पोटेशियम K2SO4 हो गया, टीन का SN होता है, बेंजीन का C6H6, यूरिया का NH2CONH2 होता है, अमोनिया का NH3 हो गया। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के साथ अगर फोन जुड़ा होगा, FON, क्लोरीन, आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन आबंधित ठोस होता है या हाइड्रोजन बंधन कर सकते हैं, हाइड्रोजन बंधन लिख सकते हैं, बंधन हो गया, है ना। अमोनिया के बाद आपका क्या है, जल। तो जल भी आपका हो जाएगा क्या, आणविक ठोस, और यह भी हाइड्रोजन बंधन हो गया। इसके बाद जल के बाद है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, यह हो गया आपका आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। और इसके बीच लगेगा कुलाम्बी बंधन, कुलाम्बी बल, है ना, यह हो गया। इसके बाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस, ठोस और सहसंयोजक बंधन भी लगेगा, सहसंयोजक बंधन यहाँ पे होता है। इसके बाद यह हो गया रुबिडियम, यह हो गया धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। और ऑर्गन, ऑर्गन जो हो गया यह हो गया आणविक ठोस। फिर आपका सिलिकॉन कार्बाइड SiC लिखते हैं, यह सहसंयोजक ठोस हो गया।
सहसंयोजक ठोस। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके प्रॉपर्टी के आधार पे, उसके बंधन के आधार पर हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। पीछे आप नहीं हो तो देख सकते हैं, सबका प्रॉपर्टी बताया गया, क्या प्रॉपर्टी होता है, उसके आधार पर इसका व्याख्या हम कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन ने कह रहा है एक ठोस ए है जो अधिक कठोर है लेकिन तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में, यानी कि ठोस है तब भी और उसको गला दिया गया, लिक्विड हो गया तब भी, दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चलन नहीं करता है और अत्यंत उच्च ताप उसको पिघलाने के लिए बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, तब आपको बताना है किस प्रकार का ठोस है। तो पीछे हम लोग जो जितना भी ठोस पढ़े सबका प्रॉपर्टी पढ़े हैं। अब यह देखना है कि किस ठोस के प्रॉपर्टी में सारा का सारा गुण पाया जाता है। तो हम इससे तुलना करने पर, कंपेयर करने पर पाते हैं कि यह सारा गुण हमें मिलता है सहसंयोजक ठोस में। तो आपका 7वां का आंसर हो जाएगा सहसंयोजक ठोस, यानी कि वो केवल हमको ठोस का नाम बता देना है बस। और 8वां में देखिए, तो आयनिक ठोस केवल गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं होते, व्याख्या करना है ना। तो यहाँ पे तो हम सीधा लिखेंगे पहले, क्योंकि आयनिक ठोस गलित अवस्था में आयनिक ठोस के द्वारा इलेक्ट्रॉन का चालन सुगमता पूर्वक तरीके से हो जाता है, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का चालन, इलेक्ट्रॉन का गमन नहीं हो पाता है। इसलिए आयनिक ठोस केवल गलित अवस्था में उसके चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं होते हैं। और इसमें एक और बात लिखेंगे, और चूंकि आयनिक ठोस जब ठोस अवस्था में होते हैं तो वह केवल कंपन कर पाते हैं आसपास, लेकिन उनके कणों के बीच से जो इलेक्ट्रॉन होता है गमन नहीं कर पाता है। जबकि जो द्रव होता है तो अपने कणों के साथ आवेश को, इलेक्ट्रॉन को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। इसीलिए आयनिक ठोस गलित अवस्था में चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में चालक नहीं होते हैं। यह कर सकते हैं या लिख सकते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघातवर्ध और तन्य होते हैं। यह हमने अभी बताया है कि इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं इसमें हम सारा पॉजिटिव इसके प्रॉपर्टी से हम क्लियर करते हैं। तो आपको यह देखना होगा कौन से ठोस जो होता है वो चालक भी होता है, आघातवर्ध भी होता है और तन्य भी होता है। तो यह जो होता है एक केवल धात्विक ठोस होता है जिसमें तीनों गुण पाए जाते हैं। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं धात्विक ठोस। दूसरी बात, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? जालक बिंदु कहने का मतलब जो हम क्रिस्टल बनाते हैं और इसकी संरचना में, इस क्रिस्टल में जितने भी उसके जालक स्थल होते हैं, जालक स्थल से जितने भी पॉइंट जुड़े होते हैं उससे, वह सारे उसके क्या होते हैं? जालक बिंदु होते हैं। यानी कि जालक स्थलों, जालक को बनाने के लिए आवश्यक जो रेखाएं होती हैं उन पर जो बिंदु शामिल होता है, उसका जो परमाणु होता है, यह सभी उसके क्या होते हैं? जालक बिंदु होते हैं। यानी किसी क्रिस्टल जालक में शामिल बिंदुएं जो जालक स्तर पर उपस्थित होती है वो सभी क्या कहलाती हैं? जालक बिंदु कहलाती हैं। या किसी क्रिस्टल के निर्माण में शामिल बिंदुएं या शामिल कण जो होते हैं वह सभी क्या होते हैं? जालक बिंदु होते हैं, है ना। तो हम यह बता सकते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एकक कोशिका को अभिलक्षित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताएं। यह सब हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं इसको, है ना। ऐसे जानते हैं एकक कोशिका को अभिलक्षित करने वाले, बताने वाले 6 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो 3 ठो तो उसका लंबाई होता है जिसको हम अक्षीय लंबाई कहते हैं, है ना। 3 ठो उसका लंबाई होता है और 3 ठो उसका कोण होता है ना। यानी कि अक्षीय लंबाई को जैसे A हो गया, B हो गया और C, और इसके बीच जो 3 को कोण बनता है वह क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा के द्वारा हम दिखा देते हैं, है ना। यानी कि हम जानते हैं कि अब एकक कोशिका को अभिलक्षित करने वाले कितने पैरामीटर हो गए? 6। 3 ठो हो गया उसका अक्ष का लंबाई और 3 ठो हो गया उसका कोण। यानी कि अक्षीय लंबाई ABC और अक्षीय कोण होते हैं अल्फा, बीटा, गामा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसके बीच हमको क्वेश्चन जो दिया है उसमें अंतर स्पष्ट करना है षटकोणीय और एक वृत्ताक्ष में। अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको पता है कि अंतर कैसे स्पष्ट करते हैं, अर्थात एक में जो गुण होगा दूसरे में नहीं होगा, उन दोनों को दिखा देंगे तो वही उसमें हो जाएगा डिफरेंस। तो यहाँ पे षटकोणीय और एक वृत्ताक्ष में कैसे अंतर दिखाएंगे? तो आप कम से कम 3 अंतर लिख सकते हैं। पहला कि इसमें अक्षीय लंबाई के बीच क्या संबंध होता है, यानी कि ABC क्या होता है और इसमें ABC क्या होता है, पहला हो गया। दूसरा, इनके अक्षीय कोणों को बीच, यानी कि अल्फा, बीटा, गामा के लिए क्या होता है, और
तीसरा इसमें क्या उदाहरण आता है, इसमें क्या आता है, किस प्रकार के किसमें शामिल होता है, किस प्रकार के। यह जब हम बता रहे थे 7 तो क्रिस्टल का टाइप, उसके अंतर्गत आपको षटकोणीय और एक नताक्ष आया हुआ था। उसी में से अक्षीय लंबाई, अक्षीय कोण और उदाहरण के माध्यम से 3 अंतर आप यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। उन्हीं 3 अंतरों को आप दिखा देंगे, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित में अंतर बताना है। तो हम आपको बताए हैं कि एकक कोशिका में फलक केंद्रित का मतलब क्या होता है, तो उसके कोणों के अलावे जब उसके फलक पर भी जो परमाणु पाए जाते हैं, कोण पाए जाते हैं, बिंदु पाए जाते हैं, जरा बिंदु, तो उसको हम फलक केंद्रित कहते हैं। और कोणों के अलावा जब उसके अंदर बीच में बॉडी सेंटर जिसको बोलते हैं, सॉरी, फलक को पाया जाएगा तो फलक केंद्रित। तो अंत्य केंद्रित का मतलब होता है एंड सेंटर इसको कहते हैं, यानी कि आमने सामने के फलक पर जब इसका जो परमाणु पाया जाएगा तो उसको कहते हैं हम अंत्य केंद्रित। यही आप बात लिख देंगे, संरचना बना देंगे, या इसका अंतर हो जाएगा। अब देखेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्पष्ट करना है कि घनीय कोशिका का जो कोण है वह कितना परमाणु से स्वाभाविक होगा और अंतः केंद्र कितना से होगा। तो घनीय कोशिका को हम इस तरह से ले सकते हैं। अब इसमें 8 कोर होते हैं तो इसके 8 कॉर्नर होंगे। अभी 8 के द्वारा यह विभाजित हो स्वाभाविक होगा, यानी कि यह 1/8 से स्वाभाविक होगा। एक जो परमाणु है वह 1/8 से स्वाभाविक होगा। और अंतः केंद्र का मतलब हो गया कि उसके अंदर, तो उसके अंदर केंद्र में जो है केवल एक कण होता है, एक ही बिंदु होता है, इसलिए पूरा का पूरा यह एक उसके स्वाभाविक हो जाएगा, यानी कि एक का एक शामिल रहता है। तो इसमें हम बताएंगे कोर के लिए 1/8 और इसमें क्या बताएंगे 1। ये आपका आप लिख सकते हैं इसमें। अगला देखेंगे, देखिए यहाँ पे बताना है कि अणु जो है वर्ग निविड़ संकुलित है। वर्ग निविड़ संकुलित का अब देखिए यहाँ पे द्विविमीय जब संरचना बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना। और इसमें भी आपको क्या है बनाना, वर्ग निविड़ संकुलित। तो वर्ग निविड़ संकुलित संरचना हम पढ़े हुए हैं कि जब हम उसमें शामिल गोलों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तब यह बनता है। और उप सहसंयोजक संख्या क्या होता है, तो एक गोला अपने आसपास के जितने गोलों के साथ संपर्क में रहता है वही उसका होता है। तो वर्ग निविड़ संकुलित देखिए यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। और इसमें कितने गोले शामिल है, 4। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, उप सहसंयोजक क्या हो जाएगा, कितना, 4। इसके बाद 15, 16, 17, 18 जो भी यह न्यूमेरिकल्स है हम लोग बना चुके हैं, कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको किसी इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर आपको इसमें कहीं से किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर लिख देंगे, मैं उसको इंडेक्स के क्वेश्चन को करा दूंगा। ऐसे इसके बाद जितना भी न्यूमेरिकल्स है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, क्लास में इसके कंसेप्ट बताए जा चुके हैं, है ना। अगर यहाँ फिर भी उसके बाद प्रॉब्लम होता है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालेंगे और पेज नंबर डाल देंगे एनसीईआरटी का, कितना पेज नंबर का यह क्वेश्चन है। मैं उस क्वेश्चन को करा करके आपको भेज दूंगा, उसका वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। धन्यवाद। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, तो उसको देखने के लिए आप अगले वीडियो को देखें।